दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस वक्त एक बात समझ से परे है कि हमारे देश के जो सत्ताधीश हैं और उनके जो बड़े सलाहकार, योजनाकार हैं, आखिर क्या वजह है कि इन दिनों वो विपक्ष के टॉप लीडर्स और देश के कुछ बहुत ही शार्प, बहुत ही प्रतिभावान इंटेलेक्चुअल्स इनके खिलाफ उनकी जो सत्ता है, उनकी जो प्रशासनिक मशीनरी है, उनके जो सोशल मीडिया प्रचारक हैं, वो उनके खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि सीज़ फायर के बाद उसका नाम ये कहा गया कि इसको हम मानेंगे कि कार्रवाई स्थगित की गई है। ठीक है, जो भी नाम होगा, टकराव की जो एक शब्दावली होती है, खासकर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन की, अगर दोनों ओर से सेनाएँ एक्शन रोकती हैं, तो उसको सीज़ फायर कहते हैं, इसलिए मैं अभी सीज़ फायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सीज़ फायर के बाद ये अचानक क्या हुआ कि देश के अंदर ऐसा लगा कि विपक्ष के खिलाफ युद्ध जैसा ठान लिया गया है। कहाँ हम लड़ रहे थे उन लोगों के खिलाफ जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया या दिलाया। आतंकवाद से निपटने के बजाय, आतंकियों की को शह देने वालों से निपटने के बजाय, अब सीज़ फायर के बाद हम अपनों से ही निपटना क्यों चाहते हैं? क्यों हम युद्ध ठाने हुए हैं भाई उन लोगों के खिलाफ, युद्ध विद इन द कोर्ट। हम युद्ध उस रूप में नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भई आप इनके खिलाफ क्यों इतना अभियान छेड़े हुए हो? अब राहुल गांधी इस देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जो आदमी स्वयं भारतीय संसद में, लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, अब आप उसको पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जो हैं आसिफ मुनीर, अब उनकी आधी शक्ल उनको दे रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी की आधी शक्ल उसमें चस्पा कर रहे हैं और चिपका करके फिर एक तस्वीर बना दे रहे हैं और उसको पोस्टर के रूप में जारी कर दे रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से, उसके योजनाकारों की तरफ से इसका अंधाधुंध प्रचार किया जा रहा है। उसमें किसी राज्य के अगर कैबिनेट मंत्री हैं, तो यहाँ पर जो मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं उस पार्टी के, जो सबसे बड़े संयोजक, प्रायोजक हैं, वे सारे लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, बड़े-बड़े नेता भी प्रचारित कर रहे हैं। ये बिलो द बेल्ट भी इसको नहीं कहिएगा, इसको बहुत ही ओछी हरकत कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अगर ये बात किया हो, इस तरह का काम किया होता, तो मैं उसको भी इसी भाषा में कहता। क्योंकि मैं नहीं मान सकता, या कोई भी भारतीय जो होशो-हवास में है, वो कोई नहीं मानेगा कि पाकिस्तान की सेना का जो अध्यक्ष है, वो और राहुल गांधी मिलकर एक मनुष्य बन गए हैं आज। राहुल गांधी इतने खतरनाक हो गए हैं इस देश में, इस देश की सुरक्षा के लिए, एकता, अखंडता के लिए, कि वो उनको आप आसिफ मुनीर से जोड़ रहे हैं। हद है। मतलब निंदा, आलोचना और हमला करने का भी राजनीति में, डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है, एक संस्कृति होती है। सबको ऐसा लगता है कि पोस्ट डाला गया है। सचमुच पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन होंगे, वहां के जो सेना के बड़े अफसर होंगे, वहां के मीडिया वाले होंगे, वो इस बात से बहुत खुश हो रहे होंगे कि देखिए सीज फायर या इधर हुआ और उधर इंडिया के सारे नेता आपस में लड़ने लगे हैं। अपोजिशन के सबसे बड़े नेता को बीजेपी वाले कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर और वो दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। आधा आधा तस्वीर डाल करके और पोस्टर बना दिया गया है। जहां पर मुनीर अभी भी दो राष्ट्र की थीसिस की बात करता है,
अभी कुछ ही दिन पहले उसने किया था। और वहां पर राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, उस राष्ट्रीय कांग्रेस के जिसने कि इसका जमकर विरोध किया था, जिसके नेताओं ने टू नेशन थ्योरी का जमकर विरोध किया। हां, वीडी सावरकर टू नेशन थ्योरी को जरूर मानते थे। जिन्ना के अलावा अगर टू नेशन थ्योरी की बात कोई करता था तो वह वीडी सावरकर थे, और वो कोई बात छिपी हुई नहीं है। हालांकि वीडी सावरकर की जो टू नेशन थ्योरी थी और जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, इन दोनों के जो व्यावहारिक पहलू हैं वो अलग-अलग थे, तो वो अलग बात है। उस पर हम एक वीडियो आपको पहले अतीत में बना चुके हैं। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो मुनीर, जो वहां का सेनाध्यक्ष है, आर्मी चीफ है, उसके साथ राहुल गांधी को जोड़ना, तो ये मैं समझता हूं कि हमारी पूरी की पूरी जो राजनीतिक है, राजनीति है हमारे देश की, और उसमें जो स्वाधीनता आंदोलन के वैल्यूज है, सबको एक तरह से कलंकित करना है। ये ठीक है कि आरएसएस और बीजेपी के जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया सक्रिय स्तर पर, लेकिन कांग्रेस ने तो लिया भाई, और कांग्रेस ने लीड किया। राहुल गांधी उस कांग्रेस की विरासत के नेता आज हैं। उन्होंने गलतियां अनेक की हैं, उनकी पार्टी ने अनेक की हैं गलतियां, लेकिन आप नेहरू गांधी परिवार के एक व्यक्ति को जो राजनीति में है, अब आप ये मत कहिए कि परिवारवाद इस देश की राजनीति में हर जगह है। कौन ऐसा खेमा है, अगर वामपंथियों को छोड़ दिया जाए, कौन ऐसा खेमा, कौन ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है? मैं बीजेपी में गिनाऊं तो परिवार की बात छोड़ दीजिए, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मैं उनकी न जाने कितनी बार आलोचना कर चुका हूं, लेकिन ये कैसे आप कंपेयर कर देंगे भाई उस आदमी को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से? ये पाकिस्तान के हाथ में आप एक मुद्दा दे रहे हैं कि सीज फायर के बाद भारत के पॉलिटिशियन आपस में चीख चीख कर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खूब इल्जाम लगा रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान में स्थिति यह है कि बिलावल भुट्टो को फोन करके शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि आप लीड करें हमारी डेलीगेशन को दुनिया के अनेक देशों में जाकर। वो भी हमारी तरह नकल करके वो डेलीगेशन भेज रहे हैं, लेकिन वो बिलावल बिलावल भुट्टो को भेज रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री को। तो वहां एकजुटता दिखाई दे रही है अलग अलग खेमों में, और आप यहां पर लड़ाई छेड़े हुए हैं। अरे भाई, अगर विपक्ष सीज फायर के बाद अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है, तो क्या आप उसको इस तरह से उसका 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 कद गिराएंगे, इस तरह से उसको बदनाम करेंगे, डिफेम करेंगे, उसके खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें कहेंगे, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, क्योंकि आपके पास मीडिया है, टेलीविजन चैनल भी उस फोटो को दिखा रहे हैं। तो किसी का मान मर्दन करना अगर कोई सीखना है किसी को, तो वो इस पार्टी से सीखे। क्या तरीका है? मैं मानता हूं कि सत्ताधारी होने के बाद किसी भी दल को ज्यादा संयम बरतना चाहिए, ज्यादा गंभीरता उसमें आनी चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता को कॉन्फिडेंस में लेकर के और बेहतर यूनाइटेड होकर रणनीति बनाने के बजाय राजनीतिक जो यूनिटी अचीव हुई थी आतंकी हमले के बाद और जो कायम रही सीज फायर तक, उस यूनिटी को तोड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये मत भूलिए कि संपूर्ण विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को 100% समर्थन दिया, आतंकी हमले के बाद से लेकर सीज फायर तक। पूरे युद्ध के दौरान, पूरी सैन्य कार्रवाई के दौरान आंख मूंद कर संपूर्ण विपक्ष, वो विपक्ष जो संसद में और सड़क पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अभियान चला रहा था, उसने एकजुट होकर सरकार को साथ दिया। लेकिन भाई, अनंत काल तक तो हो नहीं सकता। जब बाहरी संकट था, बाहर से जब खतरा था, तो अंदर की राजनीति आपके साथ खड़ी हो गई।
लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अलग-अलग विचार हैं लोगों के, वहाँ तो सवाल उठेंगे। अब सवाल उठाने लगे हैं लोग, तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन आप सवाल उठाने पर गुस्सा हो जा रहे हैं और लोगों पर लांछन लगा रहे हैं। ये सत्ता का काम नहीं है, सत्ता तो ज़्यादा मैच्योर होती है, गंभीर होती है। सत्ता पक्ष को ज़्यादा कलेजा दिखाना चाहिए, विपक्ष को उछलते देना चाहिए कि उछलते रहो। आपके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी और गंभीरता आनी चाहिए। हमने वो दौर देखे हैं, जब बीजेपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता और तमाम पार्टियों के नेता अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस की सरकारों के समय पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में न जाने क्या-क्या बोला करते थे और खूब जम के बोला करते थे। लेकिन कांग्रेसियों का जो अप्रोच होता था, वो आज की तरह आक्रामक नहीं होता था कि विपक्ष के नेता को टारगेट करें और उसको ऐसे ओछे नजरिए से पेश करें कि पूरे देश में उसकी छवि खराब हो। विपक्ष के नेता की भी अपनी छवि होती है और उसको मेंटेन करना भी सत्ता पक्ष का काम है, और सत्ता पक्ष के भी नेता की अपनी छवि होती है, उसको भी मेंटेन करना विपक्ष का काम है। राजनीतिक हमले कीजिए, राजनीतिक आप विचार विमर्श कीजिए, एक दूसरे के खिलाफ जो चाहे वो कीजिए, लेकिन ये जो चीज की पाकिस्तानी वो मिजाज से का हो गया है, पाकिस्तान की तरह बोल रहा है, बल्कि की तरह नहीं, बिल्कुल हूबहू, क्योंकि दूसरा जो पोस्टर है उसमें यही बात है कि राहुल गांधी नवाज शरीफ के साथ उधर चले गए हैं, पाकिस्तान साइड में, और वहां से वो दीवार लांघ कर देख रहे हैं भारत की तरफ। पूछ रहे हैं इनके जेट कितने गिरे, कुछ इस भाषा में, कि माने इंडिया के कितने जेट गिराए गए। तो शहबाज कह रहे कि तेज आवाज में बोलो। ये क्या है भाई? अरे युद्ध के बाद, किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद स्वयं सरकारें ही हमारे देश में डिटेल देती रही हैं कि इस युद्ध में हमने क्या खोया, क्या पाया। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, कुछ चीजें छुपाई भी जाती रही हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी हैं, अखंडता के लिए जरूरी हैं, संप्रभुता के लिए जरूरी हैं। लेकिन युद्ध के बहुत सारे डिटेल दिए जाते रहे हैं। मैं तो करगिल वॉर का रिपोर्टर था, और मुझे मालूम है कि भारत सरकार ने बहुत सारी डिटेल हम लोगों को दिए थे। हताहतों की संख्या के बारे में, बहुत सारे सामानों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। लेकिन इसी पर नाराज कि उन्होंने क्यों पूछ दिया नुकसान के बारे में। विपक्ष के नेता का अधिकार है सवाल करना, लेकिन सवाल करने पर आप इस तरह से अगर करेंगे तो फिर तो मैं समझता हूं कि आपके टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है कि आपके टॉलरेंस का जो लेवल है वो चुक गया है, खत्म हो गया है। आप लोगों के खिलाफ इस तरह का इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं। जी हाँ, अब एक हैं अली खां महमूदाबाद, प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, बेहद प्रतिभाशाली हैं। प्रोफेसर महमूदाबाद जेल में है। क्यों भाई जेल में है? क्योंकि उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा नेताओं ने और महिला आयोग जो हरियाणा का है, उसने शिकायत कर दी, और पुलिस ने बिना उसकी पड़ताल किए उनको जेल में ठूस दिया कि वो तो एंटी नेशनल हो गए हैं। और उनके किस बात पर भाई? उन्होंने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उस पोस्ट के हवाले ये कहा गया कि ये बात ये लिख रहा है आदमी, ये बहुत ही गड़बड़ आदमी है। जो आदमी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी हो, जिस परिवार से वो आते हैं, उस परिवार का भारत के इस महान स्वाधीनता संग्राम में अमूल्य योगदान है। उस परिवार ने लखनऊ के शिक्षण संस्थानों से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापना में और उनके विकास में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वो बड़ी रईस फैमिली से आते हैं, और रईस फैमिली होने के कारण उनके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दान देना, आर्थिक सहयोग देना संस्थाओं को, ये काम किया करते थे, और उन्होंने किया। एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आने वाले लड़के को, यंग लड़के को, जी हाँ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यह संभव ही नहीं है, जैसा हमारे यहां हुआ है, खासकर प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में। और मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था उनका वह पोस्ट, अंग्रेजी में लिखी पोस्ट है, और मैं आपको बताऊं
कि इस पोस्ट का एक पोर्शन में, 2 पोर्शन बल्कि मैं पहले आपको सुनाता हूं। एक पोर्शन है जिस पर बड़ी नाराजगी है महिला आयोग के चेयरपर्सन को और बीजेपी के नेताओं को, जहां वो लिखते हैं, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूं। ये प्रोफेसर बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पे सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये तो केवल सिर्फ पाखंड रहेगा। अब इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? कौन सा देशद्रोह इसमें है? दुनिया की कौन सी अदालत होगी जो इसको देशद्रोह कहेगी? आप बताइए। मैं अदालत नहीं हूं, मैं एक सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन भैया इसमें कहां लिखा है कि वो देशद्रोह है या देश के खिलाफ वो आदमी बोल रहा है? दूसरी बात, और एक टिप्पणी इनकी सुनाता हूं। कुछ लोग, हाँ, युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य भी होता है, क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? महात्मा गांधी से लेकर के और दुनिया के तमाम चिंतकों ने तो यही विचार किया है। और एक बात और जो ये कह रहे हैं बहुत दिलचस्प है, कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्धों की वकालत करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने असल में कभी युद्ध देखा नहीं। संघर्ष क्षेत्र में रहना या वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते, और न ही आप कभी ऐसे ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। तो एक एक जो एंटी वार जो एक जो विचारधारा है पूरी दुनिया में, अगर उसको ये प्रतिपादित कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो कौन सा देशद्रोह है? बताइए। लेकिन इनको बता दिया गया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि युद्ध अपरिहार्य भी है, ये भी वो कह रहे हैं कई बार। तो ये इनके खिलाफ किया गया। तो अब समझ में आ रहा है कि जो लोग आपकी विचारधारा से असहमत हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आप उन पर कोई इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल देंगे। और इसके लिए आप, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मिला। न जाने कितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जेलों में बंद हैं। उमर खालिद उसमें एक और है, एक बहुत बड़ा नाम, बेहद प्रतिभाशाली। मैं इसलिए प्रतिभाशाली कह रहा हूं कि उनके पीएचडी के जो गाइड, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुझसे कुछ जूनियर थे और बहुत प्रतिभावान प्रोफेसर वो हैं। उन्होंने जो उनके बारे में बताया मुझे, उससे मुझे लगा कि आदमी कितना प्रतिभाशाली है। वो ट्राइबल्स पर उसकी पीएचडी है और बिना किसी कसूर के वो आदमी जेल में है इतने सालों से। आज तक उसको जमानत नहीं मिली। तो दोस्तों, ये स्थिति इस देश की है कि जो आपसे असहमत है, अगर वो दलित है, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, खासकर मुस्लिम है या ओबीसी है, तो आप उसको मटिया मेट करना चाहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई भी सत्ता, चाहे जिस पार्टी की भी हो, अगर उसने असहमति को मिटाने की कोशिश की है, तो कुछ वक्त जरूर लगा है, लेकिन इस देश ने असहमति का दमन कभी बर्दाश्त नहीं किया है। वक्त जरूर लगा है, लोग जरूर खड़े होंगे, लोगों की चेतना जरूर जागेगी, खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की। कब तक उनको सुलाया जा सकेगा मिथ्या चेतना में? कब तक उनको सुलाया जा सकेगा धर्मांधता के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर?
सोशल मीडिया पर प्रचारित दुष्प्रचारों के ज़रिए, कब तक लोग जागेंगे? इसलिए दोस्तों, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल क्लास में यूनिटी दिखे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने के बजाय हम अपने शत्रुओं को नीचा दिखाएँ। हम अपनी ताकत बटोरें, अपने मुल्क को बेहतर करें। बहुत गरीबी है इस देश में, लोगों को दवा नहीं मिलती है, लोग मर जा रहे हैं बड़ी-बड़ी भयानक बीमारियों से। सब्जियों में, खाने की चीज़ों में मिलावट है। आप उनसे लड़िए ना। क्यों इन असहमत लोगों से लड़ रहे हैं? बुद्धिजीवियों से, विपक्ष के नेता से। सब मिलकर उन चीज़ों से लड़िए। तो आज मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि ये रिवाज बदलना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।